करवाएंगे प्रथम विश्व युद्ध। इससे नीचे अब जो है ना मजा नहीं आ रहा है इतिहास पढ़ने में कि आज भैया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमको करवा ही देनी है। ठीक है, अब देखो भाई याद हो जाएगा। फीवर है अनु तो तुम आराम कर लो बेटा, फीवर में क्यों जान दे रही हो। एझवा जाति का जो काम है ताड़ी दोहन, ठीक है, जो तुम कह रही हो शराब बनाना, ठीक, ताड़ी से ताड़ से ताड़ी निकालना, ठीक है, ताड़ी निकालना, ठीक। बहुत बढ़िया राजीव कह रहा है कि आप सुंदर लग रहे हो गुरुजी, इसका मतलब कभी कभी लगते हैं, रोज नहीं लग रहे हैं। ठीक, चलो ये भी ठीक है, कहानी वानी ठीक है। चलो तो आराम हो गया तो अब शुरू करते हैं। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास। ठीक है, एक हमारी स्टूडेंट ने कहा ना कि तैयारी छोड़, अब देखो इसमें एक तो है प्रथम और दूसरा शब्द है विश्व युद्ध। अगर विश्व युद्ध को हम तोड़ दें दो हिस्सों में तो ये भी दो टुकड़ों में बटा हुआ है। एक तो टर्म हमको दिखाई दे रहा है विश्व और दूसरा दिखाई दे रहा है युद्ध। एकदम सिंपल है, इसको प्रथम विश्व युद्ध क्यों कहा जाता है। ठीक है ना, ये सवाल सबसे हमारा फंडामेंटल सवाल कि भाई इतनी लड़ाइयां दुनिया में हुई, ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध क्यों, प्रथम विश्व युद्ध हम ऐसे लिखेंगे VU, क्यों कहा जाता है। अब जाहिर सी बात है कि इसमें ऐसा लगता है कि जैसे पूरा विश्व शामिल हो गया इस युद्ध में, ठीक, लेकिन क्या ये सच बात है कि पूरा विश्व शामिल हो गया। दरअसल ये यूरोप के भीतर एक बहुत बड़ा संघर्ष है और उस संघर्ष का परिणाम यह है कि यह युद्ध बहुत बड़े इलाके में फैल गया और चूंकि यूरोप की ताकतों ने दुनिया के बहुत सारे इलाकों में कब्जा कर रखा था, उनको गुलाम बना कर रखा था, इसलिए वो देश भी उस विश्व युद्ध में शामिल हो गए जैसे भारत। तो इन संदर्भ में इसको प्रथम कहा जाता है और प्रथम विश्व युद्ध कहा जाता है। इस पर हम लोग बात करेंगे कि इसको प्रथम विश्व युद्ध जब कहा जाता है उसके दरअसल मतलब क्या है। और दूसरी चीज क्या है कि हमने कहा कि ये प्रथम भी है और विश्व युद्ध भी है, पूरे विश्व में यह युद्ध फैल गया। क्यों आखिर इसको प्रथम कहा जाता है। प्रथम कहने के पीछे सीधा सीधा इसका आशय यह है कि यह युद्ध जो है गुणात्मक और परिणामात्मक, इसको समझना। ठीक है, नहीं राजलक्ष्मी, मैं जब भी कभी बहुत लंबे समय तक पढ़ नहीं पाता हूं तो मुझे लगता है कि मेरा व्यक्तित्व तो खराब होता चला जा रहा है। पढ़ाई को ही अपनी सबसे बड़ी हॉबी बनाओ, ठीक है, सबसे ज्यादा काम आएगा। ठीक है ना, और केवल कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की पढ़ाई नहीं, पढ़ाई करो, ठीक है, पढ़ाई करो इस तरीके से कि तुमको अपने जीवन में अपना दार्शनिक वृद्धि करनी है, अपनी समस्याएं सुलझानी है। आस्था दुनिया की उलाहना का सामना करना पड़ेगा, इसी पर तुमको टिके रहना है, हिम्मतमात्मक या और गुणात्मक रूप से भिन्न। ठीक है, इसको समझ लो जरा। गुणात्मक रूप से अभूतपूर्व, जानते हो क्यों। एक तो भौगोलिक विस्तार, ठीक है, एक तो हो गया भौगोलिक विस्तार कि इतने बड़े इलाके में यह युद्ध लड़ा जा रहा है कि आज से पहले कभी लड़ा ही नहीं गया था। ठीक है, भौगोलिक विस्तार बहुत ज्यादा है। दूसरी चीज क्या है, नई और विनाशक युद्ध तकनीक। इससे पहले इस तरीके की टेक्नोलॉजी नहीं थी, युद्ध हमेशा से होते आए हैं, लेकिन मध्यकाल में कुतुबुद्दीन ऐबक के समय का एक युद्ध का वर्णन मिलता है और उस वर्णन में कहा जाता है कि बगल में सेनाओं के बीच में युद्ध चल रहा है और खेती किसानी करने वाले किसान देख रहे हैं कि थोड़ी दूरी पे युद्ध चल रहा है और वो लोग अपने खेत में हल चला रहे हैं। ठीक है ना, लॉरेंस कह रहा है कि मैं खाद लेने गया हूं अभी तक नंबर नहीं आया। ठीक है, चलो अब बातें नहीं करो, अब आ जाओ। तो यहां पर क्या है, नई नई युद्धक तकनीक आ गई है, ये युद्धक तकनीक आज से पहले दुनिया ने देखी ही नहीं थी। तीसरी चीज क्या है, अगर हम विनाश और जनहानि यानी लोग जो मारे गए उनकी दृष्टि से भी ये बहुत बड़ा युद्ध है, कि दृष्टि से भी ये अभूतपूर्व है। ठीक है, और चौथी चीज कि किसी युद्ध के इतने अधिक परिणाम हो सकते हैं ऐसा कभी दुनिया ने सोचा नहीं था। ठीक है, राजा आएगा, राजा मरेगा, राजा हारेगा, एक राजा जीत जाएगा, शासक बन जाएगा, अपने अधिकार में उस इलाके को कर लेगा, इतना सब तो ठीक है, लेकिन भाई जो है ऐसा कभी नहीं सोचा गया था कि इस तरीके के परिणाम होंगे। तो दूसरी चीज क्या कह रहे हैं, परिणामात्मक यानी परिणाम को अगर हम परखने की कोशिश करें तो इस दृष्टि से भी ये अभूतपूर्व है। कौन सा ऐसा विश्व के इतिहास का आयाम है जिसको प्रथम विश्व युद्ध ने
प्रथम विश्व युद्ध ने प्रभावित नहीं किया है। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध क्या बेटा, किसके बाद क्या लिखा है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर गुणात्मक रूप से भिन्न, परिणामात्मक रूप से भी अभूतपूर्व। ठीक, क्यों गुणात्मक रूप से? क्योंकि भौगोलिक विस्तार बहुत है, नई विनाशक युद्ध तकनीक है, बहुत अधिक विनाश और जनहानि हुई है। तो एक हेडिंग तुमको आज डालनी है, प्रथम विश्व युद्ध। पहले हेडिंग डालो प्रथम विश्व युद्ध। ठीक, फिर उसके नीचे एक हेडिंग डाल दो आके, या पहले पहले पॉइंटर लिख लो, एक पॉइंटर लिखो 20वीं सदी की VU शॉर्ट फॉर्म है, इसको हम ऐसे भी लिखेंगे FWW, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम VU यानी विश्व युद्ध शॉर्ट फॉर्म। तुम ही लोग थोड़ी ना शॉर्ट फॉर्म बनाते हो सर, PSIR। ठीक है, तुम लोग PSIR अब कहते हो, हमारे यहाँ बच्चे हर चीज का शॉर्ट फॉर्म बना देते थे। तो प्रथम विश्व युद्ध, पहला पॉइंट लिखो 20वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण और युगांतकारी घटना। युगांतकारी का मतलब क्या होता है? युग का अंत जो कर दे, युगांतकारी, युग का अंत कर देने वाली। यानी प्रथम विश्व युद्ध के पहले और बाद में दुनिया बहुत भिन्न है। ठीक, महत्वपूर्ण व युगांतकारी घटनाओं में एक, ठीक है, एक, इतना करके पूर्ण विराम लगा दो, इतने सेंटेंस बनाओ। फिर लिखो प्रथम विश्व युद्ध क्यों कहा जाता है? प्रथम विश्व युद्ध क्यों कहा जाता है? जहां पे हेडिंग डाली है वहां 1914 से 1918 ब्रैकेट में लिख देना, 1914 से 1918। ठीक, हेडिंग डालो प्रथम विश्व युद्ध क्यों कहा जाता है और पॉइंटर बनाओ। प्रथम विश्व युद्ध मूलतः यूरोपीय राष्ट्रों के बीच का बेटा युगांतकारी घटना, केवल इतना लिखना इंट्रोडक्शन के तौर पर कि ये सबसे महत्वपूर्ण, 20वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण और युगांतकारी घटनाओं में से एक है। ठीक है, उसके बाद हमने हेडिंग डलवा दी प्रथम विश्व युद्ध क्यों कहा जाता है। और पहला पॉइंट, प्रथम विश्व युद्ध मूलतः यूरोपीय राष्ट्रों के भीतर या यूरोपीय राष्ट्रों के बीच का आपसी संघर्ष था। परंतु यूरोपीय राष्ट्रों ने दुनिया के अधिकांश हिस्से को अपना गुलाम बना रखा था। इसलिए लगभग समूचे विश्व को इस युद्ध में खींच लिया गया। इस प्रकार का वैश्विक संघर्ष दुनिया ने पहली बार देखा था, इसलिए इसे प्रथम विश्व युद्ध कहा गया। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा ना, या तो प्रथम VU लिख लो या FWW लिख लो, शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे तो स्मार्टली लिख पाओगे। लिखो प्रथम विश्व युद्ध, जब भी हम कहें प्रथम विश्व युद्ध, तुम FWW या WW1 भी लिख सकते हो, जैसे भी लिखना चाहो, शॉर्ट फॉर्म में लिखो। प्रथम विश्व युद्ध गुणात्मक रूप से अभूतपूर्व था, यानी इस प्रकार का युद्ध पहले कभी नहीं हुआ। भौगोलिक विस्तार में यह कई उपमहाद्वीपों तक फैल गया और विनाश और जनहानि की दृष्टि से और
प्रभाव की दृष्टि से पूरा विश्व, प्रभाव की दृष्टि से पूरा विश्व इसमें शामिल हुआ। इसी में आगे लिखना, प्रथम विश्व युद्ध में युद्ध की नई नई तकनीकें, नई नई युद्ध की तकनीकें और विनाशक हथियार बनाए गए, विनाशक हथियार बनाए गए, जिन्होंने युद्ध की गति, जिन्होंने युद्ध की गति और विनाश को बहुत अधिक बढ़ा दिया, बहुत अधिक बढ़ा दिया। इसी में आगे लिख दो, जान माल के नुकसान, ठीक है, जान का मतलब हुआ जान और माल का मतलब हुआ माल, जान और माल के नुकसान की दृष्टि से भी इतना विध्वंस पहले, इतना विध्वंस पहले कभी नहीं हुआ था, इतना विध्वंस पहले कभी नहीं हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, परिणाम की दृष्टि से, परिणाम की दृष्टि से इसने राजनीति, परिणाम की दृष्टि से इसने राजनीति, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विचार, समाज, संस्कृति और साहित्य, और साहित्य सभी को प्रभावित किया। ठीक है, अब ये बात समझ में तुमको आ गई। अब चल क्या रहा है, देखो भाई, चल रहा है खेला, और खेला क्या है, ये है धरती, अर्थ, पृथ्वी जो कहो, ये है यूरोप, ये है अफ्रीका, एशिया, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। ये जो यूरोप है, यूरोप ने पूरी दुनिया के बहुत बड़े हिस्सों पर कब्जा कर रखा है। लेकिन यूरोप में कब्जा किसने करके रखा हुआ है? जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, बेल्जियम, स्पेन, पुर्तगाल, यही वो शक्तियां हैं जिन्होंने लगभग पूरी दुनिया पर अपना कब्जा करके रखा हुआ है। ये बात तो तुमको समझ में आई गई है इतने दिनों से, यही सब तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं ना, कि यही तो वो देश है। लेकिन ये जो यूरोप है, सारी समस्या की जड़ यूरोप में छुपी हुई है। ठीक है, ये समस्या की जड़ यहीं पर छुपी हुई है। समस्या क्या है कि इन देशों ने दुनिया पर अपना औपनिवेशिक प्रभुत्व, औपनिवेशिक प्रभुत्व, रुको ऐसे कर देते हैं, औपनिवेशिक प्रभुत्व का बीज है। तो ये औपनिवेशिक प्रभुत्व क्या है कि भाई इन्हीं देशों ने यूरोप पर तो कब्जा किया ही हुआ है, साथ ही साथ इन्होंने एशिया के तमाम देशों पर कब्जा किया हुआ है। अमेरिका तो गुलाम बन गया था लेकिन स्वतंत्र हो गया किसी तरीके से, लेकिन इन्होंने काफी हद तक दक्षिण अमेरिका पर कब्जा किया हुआ है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका पे कब्जा किया है। इसी तरीके से अफ्रीका पर भी इन्होंने कब्जा किया हुआ है। ठीक है, तो ये औपनिवेशिक प्रभुत्व तुमको दुनिया में दिखाई दे रहा है। लेकिन यूरोप की स्थिति कुछ भिन्न है। यूरोप में समस्या क्या है कि कुछ पुराने औपनिवेशिक देश हैं, ठीक है, पुराने साम्राज्यवादी या औपनिवेशिक राष्ट्र हैं, जिनके बारे में हमने लिखा, इंग्लैंड है, फ्रांस है, बेल्जियम है, स्पेन है, पुर्तगाल है। पूरी दुनिया बट चुकी है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, पूरी दुनिया में इनका वर्चस्व है। अब इनके वर्चस्व को चुनौती देने के लिए नई ताकतें खड़ी हो रही हैं। इनको चुनौती
देने के लिए कुछ नई ताकतों का उदय हो रहा है। अब जब नई ताकतें आई वो क्या करेंगी? मान लीजिए आप सब लोगों ने कहा अफ्रीका थोड़ा छूटा हुआ है, एशिया को लेकर के झगड़ा है, ठीक है, एशिया को लेकर के भी झगड़ा है और अफ्रीका को लेकर के भी झगड़ा है, लेकिन वहां वर्चस्व का संघर्ष है। अफ्रीका में फ्रांस बहुत जमा हुआ है तो वहां भी झगड़ा होगा। आपने एक पिज्जा मंगाया, पिज्जा इसलिए मंगाया क्योंकि आप सब लोगों के पास में 50-50 रुपए थे। एक जो मित्र था उसके पास 50 रुपया नहीं था, भूख उसको भी लगी थी, लेकिन आपके पास 50 रुपए थे तो आपने क्या किया कि पिज्जा लिया और खा लिया। हो सकता है 4 लोग पूरे पिज्जा को 4 हिस्सों में बांट के खा लें। लेकिन ये जो मित्र है जिसके पास 50 रुपए नहीं थे, थोड़े समय के बाद उसके पास 50 रुपया है, तो वो क्या करेगा? अगली बार जब ये ऑर्डर हो रहा होगा तो उतने ही बड़े पिज्जा में आपको 5 हिस्से लगाने पड़ेंगे क्योंकि अब उसके पास भी 50 रुपया है। हो सकता है कि 1-2 दोस्त और ऐसे हों या 2 और ऐसे लोग हों जो कहें कि भाई अब इसके 6 हिस्से होंगे, 8 हिस्से होंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, जब नए खिलाड़ी आ रहे हैं यूरोप में, नई ताकतों का उदय हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो कहेंगे कि भैया पूरी दुनिया पे तो तुमने कब्जा कर लिया, अब हम कहां जाएं? तो इनमें सबसे जो महत्वपूर्ण देश है वो है जर्मनी। ये हो जाता है आक्रामक, ठीक है, ये आक्रामक हो जाता है। और आक्रामक इसलिए हो जाता है क्योंकि ये पुराने साम्राज्यवादी देशों ने क्या कर लिया? पूंजीवाद का विकास। पूंजीवाद का विकास क्या चाहिए था? नए नए बाजार और कच्चा माल, इसलिए दुनिया को गुलाम बनाया ना, उसका शोषण किया, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका बेटा, उसमें नॉर्थ अमेरिका का जो बड़ा हिस्सा है वो तो 1776 में स्वतंत्र हो गया, वो अब स्वतंत्र है, ठीक है। थोड़ा सा लोअर पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका और आज का कनाडा, उन जगहों पे थोड़ा बहुत हस्तक्षेप था, लेकिन अब अमेरिका इतना ताकतवर है कि उसने सबको कहा कि भाई अटलांटिक क्षेत्र में यूरोप को अब नहीं आना चाहिए वरना हम उससे लड़ाई करेंगे। इसलिए धीरे धीरे उत्तरी अमेरिका खाली हो गया और काफी हद तक दक्षिणी अमेरिका के ऊपर अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसए का नियंत्रण या वर्चस्व आ गया। तो चक्कर यहां पर यह है। तो एक क्या हुआ? साम्राज्यवादी संघर्ष शुरू हो गया। पुराने पुराने साम्राज्यवादी राष्ट्रों को नए साम्राज्यवादी राष्ट्रों, उसमें भी मुख्यतः जर्मनी, जो हमने देखा ना, जर्मनी का 1870-71 में जाके एकीकरण हो जाता है, जर्मनी अब एक देश बन गया, ठीक है। मुख्यतः जर्मनी द्वारा चुनौती कहां हो रहा है? यूरोप का आंतरिक संघर्ष है, लेकिन यह आंतरिक संघर्ष अब जो है गहराता चला जाएगा। तो एक हेडिंग डालो, यूरोप में पूंजीवाद, साम्राज्यवाद, ये हेडिंग पीछे पीछे डालनी है, ठीक है ना। यूरोप में पूंजीवाद, साम्यवाद, पूंजीवाद, साम्राज्यवाद, यूरोप में पूंजीवाद, साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद, वादी कर दो सबको, पूंजीवादी, साम्राज्यवादी, उपनिवेशवादी संघर्ष। और उसके नीचे ये दोनों ड्रॉ करो, फिर कुछ लिखवाते हैं। लिखो, ड्रॉ कर लेना ये वाला स्लाइड, तो बताना। में घुस जाएंगे। हो गया? बढ़े आगे। करो जल्दी जल्दी करो, कर डालो जल्दी से। लिख लो मिताली, मैं रुका हूं। बिल्कुल लिख सकते हो आदित्य। मिताली और बाकी स्टूडेंट्स लिख लिया सबने? आगे बढ़े। दो मंथ बाद लाइव क्लास क्यों ले रही है अंजलि? रहना चाहिए था। अरे कोटी सिस्टम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तमन्ना, प्रथम विश्व युद्ध पहले पढ़ो। चलो
और इसको भी इसके बगल में ड्रॉ करो, इसको भी लिख लो। और अब पहला पॉइंट लिखना शुरू करो। चलो लिखो, शुरू करो। ठीक है, बढ़िया अंजलि, पढ़ाई करो, है ना, बहुत अच्छा। लिखो पहला पॉइंट, यूरोप में इंग्लैंड, फ्रांस, बेल्जियम, इंग्लैंड, फ्रांस, बेल्जियम जैसी साम्राज्यवादी शक्तियों ने दुनिया भर में अपने उपनिवेश स्थापित कर लिए थे। इन देशों का विकास या इन देशों में औद्योगिक क्रांति का विकास, इन देशों में औद्योगिक क्रांति का विकास उपनिवेशों के शोषण पर आधारित था। उपनिवेशों के शोषण पर आधारित था। औद्योगिक क्रांति ने पूंजीवाद का वर्चस्व स्थापित कर दिया था। औद्योगिक क्रांति ने पूंजीवाद का वर्चस्व स्थापित कर दिया था और इन साम्राज्यवादी देशों ने अपने उपनिवेशों को, ये मैं इसलिए ऐसे लिखा रहा हूं क्योंकि ये तुम पढ़ चुके हो, अपने उपनिवेशों को उत्पादित माल के बाजार तथा कच्चे माल के स्रोत के रूप में स्थापित किया। ठीक है, कच्चे माल के स्रोत के तौर पर के रूप में स्थापित किया। अब देखो एक बात समझना, औद्योगिक क्रांति की हम लोगों ने बात की, इंग्लैंड ने औद्योगिक क्रांति कर ली, फिर बेल्जियम ने थोड़े समय बाद औद्योगिक क्रांति कर ली। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के बाद, जिस समय इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो रही थी, फ्रांस में क्रांति हो रही थी। याद करो, 1760 के बाद इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति होना शुरू हुई, जो हमने पढ़ा। 1789 में फ्रांस के अंदर क्रांति हुई। इंग्लैंड में जो परिस्थितियां मौजूद थी वो फ्रांस में नहीं थी, लेकिन जो फ्रांस में परिस्थितियां मौजूद थी वो इंग्लैंड जो है उसमें नहीं थी। लेकिन एक बार जैसे ही इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई तो दुनिया को पता चल गया कि अरे भाई, नई टेक्नोलॉजी आ गई है, नई तरीके की फैक्ट्री सिस्टम आ गई है, नई तरीके की उत्पादन पद्धति आ गई। तो पूरी दुनिया को पता चल गया ना। अब कोई सीक्रेट नहीं है, कोई सीक्रेट नहीं है। जैसे हमने देखा ना कि फ्रांसीसी क्रांति के विचार फ्रांसीसी क्रांति के बाद पूरी दुनिया में फैल गए। ठीक है, पूरी दुनिया में फैल गए। तो वैसे औद्योगिक क्रांति का भी विचार पूरी दुनिया में फैल गया। तो इंग्लैंड ने अपना औद्योगिकरण किया, इंग्लैंड के पीछे पीछे बाकी देशों ने भी अपना औद्योगिकरण कर लिया। ठीक है, इंग्लैंड का जो औद्योगिकरण है वो सफल हुआ क्योंकि उसके पास उपनिवेश थे। तो अगर बाकी देश अपना औद्योगिकरण करेंगे तो माल बेचने कहां जाएंगे? हर जगह तो ब्रिटेन माल बेच रहा है, कहीं फ्रांस माल बेच रहा है, दुनिया भर में इन्होंने अपना वो कर लिया, वर्चस्व स्थापित। इसी तरीके से औद्योगिकरण रूस में आएगा, थोड़ा लेट 19वीं सदी में, लेकिन वहां भी औद्योगिकरण आ गया। तो हर देश औद्योगिकरण की ओर दौड़ रहा है, और जो भी औद्योगिकरण करेगा तो माल बहुत बनाएगा, उत्पादन बहुत बढ़ जाएगा। उत्पादन बढ़ेगा तो बेचने के लिए बाजार चाहिए, और उत्पादन बढ़ाने के लिए कच्चा माल चाहिए, दो चीजें। ठीक है, तो पूंजीवाद का वर्चस्व स्थापित कर दिया था। अब लिखो, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की सफलता, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की सफलता उपनिवेशों के शोषण पर टिकी थी। इसलिए बाद में औद्योगिकृत हुए देशों ने
औद्योगिकृत हुए देशों ने बाजार और कच्चे माल की तलाश में, ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन का बगल बच्चा है, बगल बच्चा यानी जिसको वो हमारे यहां कहते अपनी कमर पर या कहते टेटे लिए घूम रहा था, ठीक है ना, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहा क्योंकि वहां गोरों ने कब्जा कर लिया। बाजार और कच्चे माल की तलाश में उपनिवेशों की होड़ शुरू कर दी, उपनिवेशों की होड़ शुरू कर दी। जर्मनी ने कैसर विलियम द्वितीय, कैसर विलियम प्रथम और द्वितीय ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, कैसर विलियम प्रथम और द्वितीय तथा बिस्मार्क के निर्देशन में औद्योगिकरण को बहुत महत्व दिया था, औद्योगिकरण को बहुत महत्व दिया था। इसलिए जर्मनी ने इस होड़ में आक्रामक तैयारियां शुरू कर दी थीं, आक्रामक तैयारियां शुरू कर दी थीं। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो। अभी क्या था, 1870 पीडमोंट सार्डिनिया, एक छोटा सा राज्य, उस राज्य में कैबूर ने एक नया नक्शा बना दिया, एक नया राष्ट्र बन गया। कौन? इटली। बिस्मार्क प्रशा का चांसलर है, प्रशा का प्रधानमंत्री है। प्रशा एक राज्य है जो यूरोप में आक्रामक हो रहा है, उसके नेतृत्व में एक नया राष्ट्र नक्शे पर आ गया। वो कौन है? जर्मनी। ठीक है, जर्मनी। तो ये जो नए नए राष्ट्र बन रहे हैं, राष्ट्र क्या होता है? राष्ट्र और राज्य में, राष्ट्र और साम्राज्य में एक फर्क है कि राष्ट्र जो है, जैसे मुगल साम्राज्य, कोई इलाका हार गए, कोई इलाका जीत गए, उसके आर्थिक हितों से प्रभावित नहीं होंगे। राष्ट्र अपने आर्थिक हितों की रक्षा करता है। टैरिफ वॉर, पूरी दुनिया इस समय टैरिफ वॉर से गुजर रही है क्योंकि हर राष्ट्र अपने आर्थिक हितों की रक्षा करना चाहेगा। यानी राष्ट्रवाद का उदय अब इसमें एक और कैटालिटिक फैक्टर बन जाएगा। क्या हो रहा है? राष्ट्रवाद का उदय और इटली व जर्मनी का एकीकरण, यही तो हो रहा है, इटली और जर्मनी का एकीकरण। ठीक है, अब जर्मनी एक राष्ट्र है और राष्ट्र अपने आर्थिक हितों की रक्षा करेगा। तो यहां पर क्या हो रहा है? अगला टेंडेंसी, जो अगला पॉइंट हम लोग लिखने जा रहे हैं, लिखो, इटली और जर्मनी का एकीकरण। ठीक है, इटली और जर्मनी का एकीकरण। तमन्ना, कार्बोनारी मूवमेंट पर सवाल क्या आया था? लिख के बताओ बेटा। ठीक है, एक बार लिख के बताओ। जर्मनी व इटली का एकीकरण या इटली व जर्मनी का एकीकरण एक महत्वपूर्ण विकास था। यूरोप में नए राष्ट्रों का उदय हो रहा था। नए राष्ट्रों का उदय हो रहा था। बेल्जियम, जर्मनी, इटली आदि ने राष्ट्र के तौर पर तीव्र औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया। तो राष्ट्रवाद भी वही कर रहा है। हम भारत में राष्ट्र बनेंगे, तुरंत नेहरू जी क्या कहेंगे? तीव्र औद्योगिकरण करो, क्योंकि वही है सबसे बड़ी चीज। प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, दुनिया भर में जो मुकाबला चल रहा है उसमें जाना पड़ेगा। ठीक है, बेल्जियम, इटली, जर्मनी सभी ने स्वतंत्र होते ही या राष्ट्र बनते ही तीव्र औद्योगिकरण पर जोर दिया और अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए प्रतिस्पर्धा शुरू कर दी।
जर्मनी ने जर्मनी ने उपनिवेशों को प्राप्त करने के लिए सैन्य आक्रामकता का मतलब क्या होता है? सेना की आक्रामकता, ठीक है। सैन्य आक्रामकता का रास्ता चुना और एक मिनट देख लो फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्या कर रहा है? विशाल सेना का निर्माण, यही सब एक दूसरे से गुथा हुआ है। विशाल सेना का निर्माण कर रहे हैं। दूसरी चीज क्या कर रहे हैं? उप निवेशों के लिए सैन्य टकराव की नीति बनाएंगे। तीसरा क्या कर रहे हैं? तीसरा सैन्य संधियों के माध्यम से सैनिक गठबंधन प्रणाली का विकास, ठीक है। सैनिक गठबंधन प्रणाली का विकास। और कुल मिलाकर ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है वो जिस चीज को जन्म दे देगी वो बड़ी खतरनाक चीज है, और वो है सैन्यवाद, ठीक है। सैन्यवाद, ठीक है। ये सैन्यवाद की प्रवृत्ति है जो हमको यहां दिखाई दे रही है। कार्बोनारी मूवमेंट ओनली एक क्या था? कौन सा एसोसिएशन नहीं था, बल्कि इसने इटली के एकीकरण की वैचारिक नींव रखी। बिल्कुल, कार्बोनारी आंदोलन, ठीक है ना, इसकी वैचारिक नींव रखी। हम लोगों ने कार्बोनारी आंदोलन के बारे में बहुत कम पढ़ा है। अव्वल तो ये टेस्ट पेपर जो आते हैं, ठीक है, तुम अगर हम लोगों ने पहली क्लास में क्वेश्चंस का पैटर्न देखा है, ठीक, और उस पैटर्न को अगर हम देखेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि इस तरीके के पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। एक तो हमने बात की थी, लेकिन मान लो पूछा भी जाए तो कार्बोनारी मूवमेंट के बारे में हम लोगों ने कहा कि गुप्त संगठन था, और किस तरीके से जो फ्रांसीसी क्रांति के मूल्य यूरोप से आगे, यूरोप के अंदर उनका विस्तार हुआ और इटली में पहुंचे, उससे कार्बोनारी मूवमेंट निकला। और साथ ही साथ में हम लोगों ने ये भी बात की कि कैसे जो है 1830 की क्रांति के समय कार्बोनारी जो है आंदोलन विद्रोह करता है और असफल होता है। सवाल तमन्ना यह है कि वैचारिक नींव रखी। तुम्हें कार्बोनारी मूवमेंट पर 150 शब्द अगर लिखने हैं, उतने भर का काम वहां पर हम लोगों ने कर लिया है। इसको बेटा तुम्हें मैजनी से जोड़ना है, मैजनी के बाद कैबूर और गरीबाल्डी से जोड़ना है कि किस तरीके से जो विचारों का विकास होता चला जा रहा है उसकी वैचारिक नींव कार्बोनारी मूवमेंट ने डाली, ठीक है ना। चलो, ये वाला लास्ट पॉइंट क्या है? यही वाला लास्ट पॉइंट। एक बार जरा नीचे लिखो, मैंने क्या कौन सा पॉइंट बोला था, जरा लिख दो। कोई मुझे जरा बता दे कि लास्ट लाइन मैंने क्या बोली है, जल्दी से, जिसकी टाइपिंग अच्छी हो। अभी उसको बताएंगे बेटा, विवेक अभी उसको बताएंगे। जरा हमको आखिरी लाइन बताओ सब लोग। अरे अन्नू जल्दी से बताओ। निर्मा सिस्को सावन की शुभकामनाएं मत दो, आज सावन है, पहला सोमवार। लाइन बताओ जल्दी से, एक दो बार रिवाइज करोगे हो जाएगा बेटा। सैन्य आक्रमण का रास्ता चुना, सैन्य आक्रामकता का रास्ता चुना, ठीक है, बढ़िया। अब इसमें इसको तुमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ये तो तुमने ऐसे बना लिया होगा, ठीक है, फ्लो चार्ट की तरीके से ये बना लिया, ठीक है। बीच बीच में टेक्स्ट के बीच में ही ऐसे फ्लो चार्ट डालते रहा करो। सैन्य, इसको बनाओ। आशीष तुमने नहीं बनाया, जल्दी से खींचो, केवल यही तो लिखना था। बनाओ रवि, जल्दी से बनाओ। ममता बनाओ। डन, ये लो, इसको बनाओ। ठीक है, का रास्ता चुना, ठीक है। अब लिखो, अब लिखो, जर्मनी जर्मनी और इटली ने विशाल सेनाओं का निर्माण किया, विशाल सेनाओं का निर्माण किया, ठीक है।
जर्मनी ने विशेष तौर पर नौसेना सैन्य आक्रामकता का रास्ता चुना, और भी बोल दिया था, और काट दो बेटा, फिर ये लिखो, ठीक है ना। ये लो, पिछली स्लाइड मैंने खोल दी, मैं बोल रहा हूं, लिखते जाओ, छूटा हो वो उसमें कर लेना। लिखो, विशाल सेनाओं का निर्माण किया। जर्मनी ने विशेष तौर पर नौसेना के विकास पर ध्यान दिया। नौसेना के विकास, नौसेना बेटा, अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, नौसेना तुमको पता है ना, समुद्री सेना भाई, इसमें लगी हुई है तोप, गोला मारेगी, ठीक है। नौसेना उसी को कहते हैं। नौसेना का 8 सेना और 10 सेना से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। नेवी, इंडियन नेवी। अरे हसन काहे टूट गए हो यार, टूटो टाटो नहीं तुम लोग, जुड़े रहो 1-2 अटेम्प्ट देने तक, ठीक है। नौसेना ताकि का विशेष ध्यान दिया, ताकि ब्रिटेन के वर्चस्व को चुनौती दी जा सके, ठीक है। इंग्लैंड और फ्रांस के पास, अगला पॉइंट लिखना इसमें, अगला पॉइंट, इंग्लैंड और फ्रांस के पास पहले से ही विशाल सेनाएं थीं, पहले से ही विशाल सेनाएं थीं। 1870 के बाद, 1870 के बाद यूरोप में सैन्य होड़ या सैन्य प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। सैन्य प्रतिस्पर्धा क्या चीज होती है जानते हो? बहुत ही सिंपल टर्म्स में समझ लो। गांव गुहार में तुम लोग रखते हो, लड़ाई कब होगी, लड़ाई अभी होगी, गांव गुहार। वर्ल्ड हिस्ट्री में कारण और परिणाम पर फोकस करना, ठीक है ना। लड़ाई में कौन से मोर्चे पर कौन लड़ा, किसने किसको कितने जो है बम मारे, गोले मारे, इससे तुमको ज्यादा मतलब होना नहीं है। इसको समझो सैन्यवाद को एक समय के लिए। सैन्यवाद किस पर टिका होता है? भय और असुरक्षा पर। भय और असुरक्षा। आपकी किसी पड़ोस के गांव से, मतलब हम लोग गांव से जो जुड़े हुए लोग जानते हैं कि गांवों के बीच में दुश्मनी चलती है, तो गांव के बीच में दुश्मनी है तो वहां क्या होगा? पहले लाठियों से लड़ाई होगी, थोड़े दिन पता चला भैया वो अपने अपोजिशन वाले गांव में एक लाइसेंसी बंदूक आई है, किसी ने एक लाइसेंस लिया बंदूक का, तो तुरंत इस गांव में कहा जाएगा कि एक बंदूक तो इस गांव में भी होनी चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने बंदूक खरीदी, तो इन्होंने भी बंदूक खरीदी। अब इन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा करो, इन्होंने एक बंदूक खरीदी, हम खरीदेंगे दो का लाइसेंस लाओ। अब 2 का लाइसेंस आ गया। फिर पता चला कि भैया फलाने डीलर से इन्होंने तो इतना आधी कट्टा तमंचा भी खरीदा है, तो दूसरा गांव वाला कहेगा अरे भाई डर है क्या हमला ना कर दें, हथियार कम ना पड़ जाए। तो फिर क्या हुआ? दोनों तरफ से होड़ लग गई है, प्रतिस्पर्धा चल रही है। यूरोप के सभी राष्ट्रों में यही चल रहा है। कौन कौन सा हथियार बना रहा है, हम भी वही हथियार बनाएंगे। जो प्रधान जी के पास है वही भूषण जी के पास भी होना चाहिए, है ना। वो पंचायत का लड़ाई, गांव का लड़ाई, उसी तरीके का। उपनिवेशों के लिए सैन्य टकराव की जाएंगे और भिड़ने लग जाएंगे कि यहां हमारा कब्जा कि तुम्हारा कब्जा, ये संकट एक आएगा। दूसरा, एक दूसरे के साथ गुटबाजियां करने लगेंगे कि संधि कर लो, हम और तुम एक गठबंधन, हम और तुम दोस्त, हम और तुम दोस्त। अगर वो हमला करेगा तो हम दोनों लोग मिलकर उसको पीटेंगे, ठीक है। इसी में आगे लिखो, सेना को अत्यधिक महत्व देने की इस प्रवृत्ति ने यूरोप में सैन्यवाद को बढ़ावा दिया, जहां सेना के अधिकारी इतने ताकतवर हो गए कि उन्होंने नागरिक प्रशासन तक को अपने नियंत्रण में कर लिया। यानी सेना हावी हो गई। पाकिस्तान में तुम देख रहे हो ना, सैन्यवाद पैदा हो गया। सेना हर चीज में सेना, और सेना सरकार की खोपड़ी पर बैठी रहती है। वहां आधुनिक लोकतांत्रिक समाज में जैसे ही सेना आएगी, सरकार पर कब्जा कर लेगी, वैसे सोचने समझने की बुद्धि भी बदल जाएगी। इसीलिए हमारे यहाँ क्या है, सेना पर नागरिक नियंत्रण है। नागरिक होते ठंडे दिमाग से सोच रहे हैं। सेना को ट्रेंड किया गया है मरने मारने के लिए, तो सेना को कहोगे निर्णय लो तो सेना के बाद गिरा के, ठीक है। हर चीज का एक समाधान। तो सैन्यवाद है जिसने नागरिक प्रशासन को अपने नियंत्रण में ले लिया, ठीक है ना। चलो, तो
अपने नियंत्रण में ले लिया है। अब जो है दूसरी जो चीज जिस पर हम लोग अब बात करने जा रहे हैं वो है गठबंधनों की नीति। ठीक है, यानी एक तो सिस्टम क्या बना सैन्यवाद का, और दूसरा सिस्टम क्या बन रहा है जिसको हम कह रहे हैं गठबंधन प्रणाली का विकास। ठीक है, तो दूसरी जो चीज है वो हम लोग देखने जा रहे हैं गठबंधन प्रणाली। गठबंधन प्रणाली, अब लिखो गठबंधन प्रणाली, हेडिंग डाल दो, पॉइंटर में ही हेडिंग डालो, गठबंधन प्रणाली। बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए गठबंधन प्रणाली का विकास किया। फ्रांस के साथ शत्रुता, याद है ना, उसने मान लिया था कि जर्मनी का विरोध फ्रांस जरूर करेगा, इसीलिए वो बाद में वो साक्षात्कार इंटरव्यू वाली कंट्रोवर्सी की ताकि फ्रांस से झगड़ा हो सके। ठीक है, उनसे झगड़ा हो सके। हाँ वो थे बेटा, एक्टिंग वगैरह जो है वो बढ़िया वहां पर सबने की, तुमने भी देखा, मजेदार है। ठीक है ना, तुम लोगों ने भी उसको खूब चाव से देखा, तुम्हारे टीचर्स वहां एक्टिंग कर रहे थे। चलो, तो यहां पर क्या हो रहा है कि एकीकरण के लिए फ्रांस दुश्मन है, और फ्रांस कोई छोटा मोटा दुश्मन नहीं है। तो फ्रांस को अगर दुश्मन बना लिया है, ऑस्ट्रिया को अगर दुश्मन बना लिया है, तो उनको घेरना पड़ेगा। तो गठबंधन की प्रणाली अपने दुश्मनों को घेरने की प्रणाली है। ठीक है, लिखो इसको, लिखो गठबंधन प्रणाली डैश लिखो। बिस्मार्क ने, ये तो लिख लिया, बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए गठबंधन प्रणाली का विकास किया। ऑस्ट्रिया और फ्रांस के साथ स्थायी शत्रुता जर्मनी की कूटनीति का मूल तत्व बन गई, क्योंकि बिस्मार्क का मूल उद्देश्य, थैंक यू कोमल, थैंक यू बेटा, क्योंकि बिस्मार्क का मूल उद्देश्य जर्मनी की सुरक्षा था। अब क्या हुआ, सुरक्षा का होने लग गया भैया खेल। ठीक, ध्यान से देखना, एक तरफ जर्मनी है और दूसरी तरफ है फ्रांस, बनने लग गया खेला। ठीक है, गुट बनने लग जाएंगे। बिस्मार्क ने कहा कि फ्रांस को हमको अलग थलग कर देना होगा। तो बिस्मार्क ने बड़ी चालाकी की। बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया और फ्रांस, एक तरफ ऑस्ट्रिया है और एक तरफ है फ्रांस, ठीक है, और यहां ऑस्ट्रिया, बिस्मार्क ने कहा एक साथ दो दुश्मन नहीं बनाने हैं। जैसे हमारी गलती क्या हो गई, हमारी कूटनीति की अभी फिलहाल गलती क्या हो गई कि हमने चीन को भी दुश्मन बनाया, पाकिस्तान को भी दुश्मन बनाया, और दोनों दुश्मन आपस में मिल गए, है ना, दोनों दुश्मन आपस में मिल गए, मुश्किल हो गई ना। तो यहां पर क्या है, उसने कहा कि फ्रांस को घेरना है तो ऑस्ट्रिया से कर लो दोस्ती। उसने कहा कि जो हो गया सब हो गया यार, पुरानी बात भूलो, हम भी करना चाहते थे एकीकरण, हम भी एकीकरण कर लिए, अब आओ चुम्मी कर लेते हैं। ठीक है, छोटी वाली उंगली हम लोग दिखा के नहीं कहते चुम्मी कर लो। तो बिस्मार्क ने अपनी कूटनीति में क्या किया, ऑस्ट्रिया को दोस्त बना लिया। ऑस्ट्रिया हो गया नलीफाई। अभी देखना धीरे धीरे, ऑस्ट्रिया अभी पूरा खेमाबंदी नहीं है, यहां आके ऑस्ट्रिया गिर गया कि ठीक है इसको शांत कर दिया। फिर उसने इटली से मित्रता शुरू कर दी। साथ ही साथ में फ्रांस को अकेला करना है, इसलिए एक समय में इंग्लैंड को भी अपने साथ ले आया। सद्भावना कि हमारी आपसे कोई लड़ाई नहीं है भाई, लड़ाई फ्रांस से है, और फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में पुरानी लड़ाई है, रूस से दोस्ती, इस सब से बिस्मार्क करने लग गया दोस्ती। ठीक है, दोस्ती करने लग गया। 1872 में एक संधि होती है जिसमें वो 3 सम्राटों की एक लीग बना देगा। ठीक है, एक 3 सम्राटों की लीग, और वो 3 सम्राट आपस में मिल जाते हैं, उसको कहते हैं ड्राई कैसर बंड, संधि का नाम है। ठीक है, जरा लिखो अगला पॉइंट लिखना। फ्रांस को अलग थलग करने के लिए, फ्रांस को अलग थलग करने के लिए बिस्मार्क ने 3 सम्राटों की लीग, 3 सम्राटों की लीग या ड्राई कैसर बंड, ड्राई कैसर बंड, ये कहानी सब पृष्ठभूमि के तौर पे लिख रहे हैं अभी हम लोग, ये दूध दबी नहीं हो रहा है, ड्राई कैसर बंड। ठीक है, 1872 ड्राई कैसर बंड, ब्रैकेट में लिखना ऑस्ट्रिया, रूस और जर्मनी। ड्राई कैसर बंड में ऑस्ट्रिया, रूस, जर्मनी, 3 देश आ गए। ठीक है,
की स्थापना की, ठीक है। रूस की, परंतु परंतु रूस रूस की परंतु रूस के ऊपर जर्मनी को बहुत अधिक विश्वास नहीं था, बहुत अधिक विश्वास नहीं है रूस के ऊपर। वो कह रहा यार फ्रांस के साथ लड़ाई होगी, हमको भरोसा नहीं है कि हमारे साथ रहेगा कि नहीं रहेगा। इसलिए बर्लिन कांग्रेस में, बहुत छोटी छोटी चीजें, घबराना नहीं कि बहुत डिटेल आने वाली नहीं आने वाली। बर्लिन कांग्रेस 1878 में उसने रूस का विरोध किया, और अपना की फ्रांस। हर चीज का एक समाधान, सब पृष्ठभूमि के तौर पे लिख रहे हैं। की स्थापना की, ठीक है। बहुत अधिक विश्वास नहीं था, बहुत अधिक विश्वास नहीं है रूस के ऊपर। वो कह रहा यार फ्रांस के साथ लड़ाई होगी, हमको भरोसा नहीं है कि हमारे साथ रहेगा कि नहीं रहेगा। इसलिए बर्लिन कांग्रेस में, बहुत छोटी छोटी चीजें, घबराना नहीं कि बहुत डिटेल आने वाली नहीं आने वाली। बर्लिन कांग्रेस 1878 में उसने रूस का विरोध किया और ऑस्ट्रिया के साथ दोहरा गठबंधन बना लिया, ठीक है। दोहरा गठबंधन बना लिया, यानी दोस्त हो गए पक्के। ऑस्ट्रिया भी ऑस्ट्रिया था, हंगरी इसके साथ में था, तो इसको कहते थे ऑस्ट्रिया हंगरी, ठीक है। यानी जर्मनी ने रूस का डर दिखा के ऑस्ट्रिया को अपने साथ कर लिया कि रूस धोखेबाज है, हम तुम दो अच्छे 3 दोस्त थे, मार हो गए रास्ते में, तो हम अपने दोस्त से कहें कि यार हमको विश्वास नहीं है कि अगर कोई मार हो जाती कल को तो रूस हमारा साथ देगा, ये भाग जाएगा ससुरा, ठीक है। और जब हम ये कह रहे हो कि क्लास में ही कोई 3 लोगों ने गुट बनाया और लड़ाई किसी एक को अलग करने की है, तो तीसरे आदमी पे हमको ये शक है कि ये ना उधर से भी दोस्ती निभाएगा, हमसे भी दोस्ती निभाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसने रूस को कर दिया अलग, तो ऑस्ट्रिया से दोस्ती कर ली पक्की कि 3 कच्चे दोस्तों से बढ़िया 2 पक्के दोस्त हैं, ठीक है। तो आ गया कौन यहां पर, ऑस्ट्रिया हंगरी। अब भाई साहब इटली की तरफ ये बढ़ा, इटली से कहा अरे इटली तू जो है मेरे साथ ही पैदा हुई, यानी दोनों एक ही साथ राष्ट्र बने। ये जो पहले लोग जमे हुए थे ये हमको कहीं पर कोई उपनिवेश नहीं दे रहे हैं, इसलिए इटली हमारे और तुम्हारे आर्थिक हित एक हैं, और जब आर्थिक हित एक है तो ये बन जाता है इटली को शामिल करने से ट्रिपल अलायंस या तिहरा गठबंधन, ठीक है। ट्रिपल अलायंस या तिहरा गठबंधन। अब देखो बन गए भैया गुट, जब गुट बनेंगे तब मार होगी, ठीक है। ये कब बन जाता है, 1700 चलता रहता है, 1882। तो जर्मनी ने क्या किया, जर्मनी ने यहां पर ऑस्ट्रिया को रूस का डर दिखाया। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली ने एक अलायंस कर लिया कि हम सब एक साथ आगे बढ़ेंगे, और एक बन गया गुट। लेकिन यहां पर फ्रांस अलग था, ठीक है, फ्रांस को अलग करना। बहुत समय तक जो इंग्लैंड है उसने कहा कि हम कोई झगड़ा वगड़ा नहीं करने जा रहे, लेकिन जब जर्मनी ने नौसेना का विकास शुरू किया तब इसको समझ में आ गया कि भैया इनके मंसूबे जर्मनी के हमको ठीक नहीं लग रहे हैं। अगर ये नौसेना बना रहा है तो इसका मतलब है कि कल को ये ब्रिटेन के ऊपर भी हमला करेगा या ब्रिटेन को चुनौती देने का प्रयास करेगा, ठीक है ना, चुनौती देने का ये प्रयास करेगा। अब देखो हुआ क्या, यहां पर एक जो है ना दूसरा गुट धीरे धीरे अब बनना शुरू हो रहा है, और उस गुट के बनने में बिस्मार्क की भूमिका। कभी कभी कहते हैं ना कि जो आदमी बहुत अच्छा करके जाता है वो भी जिंदगी में कुछ ऐसा कर ही जाता है कि गड़बड़ हो जाए। बिस्मार्क ने कितना कुछ किया जर्मनी के लिए, ठीक है, लेकिन ये गठबंधन की प्रणाली का विकास इसने कर दिया। और यहां पर क्या हो रहा है कि गठबंधन प्रणाली में वो खेल रहा है बहुत रेस्ट्रेंट से, इसलिए उसने यहां रूस को संतुष्ट करने की कोशिश भी करता रहा। वो एक तरफ इनको जो है इनके साथ डर बनाया और रूस का ही डर बनाया, और दूसरी तरफ रूस को संतुष्ट किया। बिस्मार्क खिलाड़ी है, हमने कहा 5 गेंदों से खेल रहा 3 हवा में, लेकिन जो बिस्मार्क है और कैसर विलियम द्वितीय है उसमें फर्क है। बिस्मार्क की मृत्यु हो जाएगी 1890 में, ठीक, आएगा कैसर विलियम द्वितीय। ये थोड़ा गर्म दिमाग का आदमी है। बिस्मार्क ने कहा कि जर्मनी का जो एकीकरण किया है और जर्मनी का जो नक्शा हमने बनाया है वो तृप्त देश है। जर्मनी एक तृप्त देश है, मतलब
अरे भैया खूब बढ़िया से जो है ना खाना खा लिया, आत्मा तृप्त हो गई। ये जो तृप्त देश है मतलब और खाने की जगह नहीं बची, यानी जर्मनी जो बन गया वो बन गया, अब उसका विस्तार नहीं करना है, तो गठबंधन बना रहा है, लेकिन किसी को यह खतरा नहीं लग रहा है कि जर्मनी कहीं विस्तार की कोशिश करेगा। लेकिन कैसर विलियम द्वितीय कहता है नहीं, जर्मनी है मास्टर रेस। ये जो हिटलर के समय आर्य पुत्र का नारा आया ना, वो यहीं से आ रहा है। वो कह रहा है नहीं, हम जर्मन लोग दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं और हम पूरी दुनिया में अनंत विस्तार कर सकते हैं, अनंत विस्तार। जैसे ही कैसर विलियम द्वितीय की अनंत विस्तार की नीति आती है, उसका मतलब है कि वो जर्मनी अब वैश्विक संघर्ष में जाएगा, वैश्विक संघर्ष में। और जैसे जर्मनी वैश्विक संघर्ष में जाएगा, सबसे ज्यादा चोट किसको लगने वाली है? चोट लगने वाली इंग्लैंड को। तो खट से ये 1890 में फ्रांस के साथ शामिल हो जाता है, ठीक है ना, फ्रांस के साथ, यानी फ्रांस और इंग्लैंड एक तरफ। आखिरी लाइन क्या लिखवाई थी बेटा, जरा बोलो, बार बार भूल जा रहा हूं, कहां पे रुके थे? आखिरी लाइन जरा मुझे बताओ क्या थी? जल्दी से बेटा आखिरी लाइन बता दो। ऑस्ट्रिया के साथ दोहरा गठबंधन बना लिया, ठीक है। अब इसके ये वाला थोड़ा सा इसके आसपास तुम एक जगह बना लेना कहीं, ठीक है। और ये वाला फ्लो चार्ट अभी बनाना और इसकी जगह छोड़ देना, अभी आएगा शेप में, ट्रिपल एंटेटे, ये शेप में आ जाएगा, ठीक है। जर्मनी ने, अगला पॉइंट, जर्मनी ने अपने साथ बने इटली को, अपने साथ राष्ट्र बने इटली को, अपने साथ राष्ट्र बने इटली को जब शामिल कर लिया तो 1882 में तिहरा गठबंधन या ट्रिपल अलायंस, तिहरा गठबंधन या ट्रिपल अलायंस बन गया, ठीक है, बन गया। अभी तक फ्रांस अलग थलग पड़ा है और ब्रिटेन यूरोप के संघर्ष में पड़ना नहीं चाहता, ब्रिटेन यूरोप के संघर्ष में पड़ना नहीं चाहता। उसको फर्क नहीं पड़ता, दुनिया पे कब्जा है, यूरोप उसने छोड़ दिया, तुम लोग बांटो खाओ, ठीक है। अब वहां पर एक फुल पेज वाला बॉक्स बना लो, फुल पेज का बॉक्स बनाओ, छोटी लाइनें खींचना, लिखो, उसके अंदर एक हेडिंग डाल दो, बिस्मार्क व कैसर विलियम द्वितीय, बिस्मार्क व कैसर विलियम द्वितीय की नीतियों एवं दृष्टि में अंतर, लिखो इसमें, बिस्मार्क का उद्देश्य जर्मनी की रक्षा करना था, विस्तार करना नहीं। इसलिए वो जर्मनी को एक तृप्त देश मानता था, तृप्त, सैचुरेटेड जिसको बोलते हैं, तृप्त देश मानता था। परंतु बिस्मार्क की मृत्यु के बाद कैसर विलियम द्वितीय ने इस नीति को पलट दिया। वो उपनिवेशों की होड़ में जर्मनी का वैश्विक विस्तार करना चाहता था, पूर्ण विराम। उसका मानना था कि जर्मन राष्ट्र में अनंत विस्तार की संभावना है, अनंत विस्तार की संभावना है। कैसर की इस नीति
और आक्रामक नौसेना ने ब्रिटेन को असुरक्षित कर दिया। ब्रिटेन को असुरक्षित कर दिया और 1890 के बाद से ब्रिटेन फ्रांस के करीब आ गया, यानी अब इनका अफेयर शुरू हो गया है ना, तुम्हारे फ्रांस और ब्रिटेन का। तो इनकी दोस्ती शुरू हो गई। दोस्ती जो है वो रिश्ते में कब बदली? 1904 में। लिखो, अंततः 1904 में दोनों के बीच एक संधि हो गई, जिसे अभी लिखना नहीं, मतलब लिखते रहना, जो मैं यहां बना रहा हूं उसको मत अभी ड्रॉ कर देना, जिसे डबल एंटेटे कहा गया। ठीक है, डबल एंटेटे कहा गया, डबल एंटेटे कहा गया। अगला पॉइंट, 1907 में इंग्लैंड ने रूस के साथ बिस्मार्क के बाद तो बेटा बॉक्स बंद कर देना था, वो केवल उसी के लिए बॉक्स बनवाया था। ठीक है, इंग्लैंड ने रूस के साथ अपने मतभेदों को सुलझा लिया। ठीक है, मतभेदों को सुलझा लिया। अफगानिस्तान, तिब्बत और फारस। ठीक है, अफगानिस्तान, तिब्बत और फारस, यानी और फारस को लेकर संधियां हुई और 1907 में रूस के साथ भी रूस भी डबल एंटेटे में शामिल हो गया। तो अब उसे ट्रिपल एंटेटे, या एंटेटे का मतलब होता है मित्र। ठीक है, 3 मित्र, उसे ट्रिपल एंटेटे या 3 मित्र शक्तियां, जिसमें से 3 हट गया तो मित्र शक्तियां बचती हैं। ठीक है, ये हो गया तिहरा जो है गठबंधन, और वो हो गई मित्र शक्तियां। ठीक है, ध्रुवीय शक्तियां। अब देखो क्या हुआ, यहां पे बन गए भैया 2 बड़े गुट। अब जो ये गुट हैं, ये आपस में एक दूसरे से लड़ना शुरू करेंगे। एक गुट बन गया ये और एक गुट ये बन गया। पूरे विश्व युद्ध की प्रक्रिया में तुमको पूंजीवाद, उपनिवेशवाद, राष्ट्रवाद, उनकी आपस की प्रतिस्पर्धा, जर्मनी का उदय, जर्मनी से ब्रिटेन और अन्य देशों के जो है डरने का कारण। ठीक है, ये एकदम तुमको स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, कैसे वैश्विक परिस्थितियों में वैचारिक संघर्ष कहां पर है। और इसके बाद क्या आता है कि शुरू हो जाते हैं कुछ संकट, भयानक वाले। ठीक, भयानक संकट शुरू हो जाते हैं। अब हमको 2-3 मिनट का एक ब्रेक चाहिए। वो लग रहा है कि हाँ चढ़ गया, एकदम सांस ले लो जरा। ठीक, डबल एंटिटी ट्रिपल हो गया ना, बॉक्स नहीं बंद किया था, अभी कर लो वो कहानी बिल्कुल वर्ल्ड हिस्ट्री की कार्बोनारी मूवमेंट और सारी चीजें। हमें कंसेप्ट पूरा समझना है, और उस कंसेप्ट को समझने के बाद आपको जो अच्छा यूनिट वाइज नोट्स लो, यूनिट वाइज नोट्स में बहुत डिटेल में दिया होगा। और तीसरा क्या होगा तुम्हारा, इधर ये जो तुमको स्टडी मटेरियल है तुम्हारा, ठीक है ना, वर्ल्ड हिस्ट्री का, मॉडर्न इंडिया का, ये जो कुछ भी साथ में मैं हमेशा कहता हूं लगा करके रखो। ठीक है, तो ये तुमको ध्यान रखना है कि इतना करने के बाद तुम बहुत आराम से सवाल करो। कल मैंने बहुत ही डिटेल्ड सेशन लिया किसी दूसरे बैच में, ठीक है, किसी दूसरे बैच अंजलि। अब 3 घटनाएं हैं जो विश्व युद्ध की ओर ले जाती हैं, तो कल वो 3 घटनाएं करेंगे, फिर विश्व युद्ध करेंगे, विश्व युद्ध के परिणाम पर आएंगे। ठीक है ना, वरना तो सब ठीक ही चल रहा है। ठीक है, दोगे वो संकट आगा